अब इसमें ज़रूरी ये है कि जो हमने पिछला जो कुछ पढ़ा था ना, तो वो सब जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। वो लास्ट टाइम मैंने तभी मैसेज भी कर दिया था कि भाई सब लोग उसको लास्ट वीक जो है ना क्लियर करके आए, वरना जो है ना मसला इसके अंदर बनेगा आज क्लास में। अब हम लोग इस स्टेज के ऊपर थे लास्ट टाइम, कि हमने इंस्टॉलेशन वगैरह कर ली थी, और इसके अलावा हमने वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट जो है ना उसको भी हमने देख लिए थे। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है ये भी हमने देखे था। तो आज की जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम बाकायदा जो है ना कुछ चीज़ों की तरफ आएँगे। यानी इसके अंदर हम जो है ना वो ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ना रिएक्ट क्या है, व्यूज़ क्या है, स्टेट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, और फिर उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें जो डिफरेंट फ़ोल्डर्स बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं, उनको देखेंगे। फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जो हम थोड़ी-सी देखेंगे प्रॉपर्टीज़ की और स्टेट्स की, कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट प्रेज़ेंटेशन भी हमारी जो है ना प्रॉपर्टीज़ और स्टेट्स के ऊपर ही है। उनको हम देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होती हैं। तो अभी जो लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि हमने एक फ़ोल्डर बना लिया था, और उसके अंदर जो है ना हमने अपनी एक एप्लीकेशन जो है जैसे हॉकर न्यूज़ के नाम से हमने यहाँ पर क्रिएट करी थी। मैं इसी को जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ना वो खोल देता हूँ। फाइल ओपन फ़ोल्डर, और ये जो हमारे पास इसकी लोकेशन थी इसको हम ब्राउज़ करते हैं। रिएक्ट ऐप्स के अंदर हमने हॉकर न्यूज़, ये सारे आपको चीज़ें जो है ट्रस्ट द ऑथर द फास्ट, ठीक है, ये सारी ट्रस्ट द ऑथर ये हमें उस हिसाब से दिखा रहा है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने आपको ये बताया था कि फिलहाल जो है ना इस एप्लीकेशन को अगर हमें चलाना हो तो इसको किस तरीके से चलाएँगे। सी इसको हमने ये कर दिया हॉकर। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। अब हमें यही देखना है कि एप्लीकेशन जो रन हुई है इसके अंदर ये जो पहला पेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो कंपोनेंट्स हैं। देखिए हमारे पास एक मेन कंपोनेंट होता है, वो कुछ सब कंपोनेंट्स को कॉल कर रहा होता है। फिर वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, तो इसमें 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, आज आप पढ़ेंगे उसके अंदर प्रॉप्स हैं, स्टेट्स हैं। तो प्रॉप्स एंड स्टेट्स क्या हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। और अगर हमें एक फुल फ्लैश एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो वो किस तरीके से वर्क करेंगे। तो ये सारे हमारे जो है ना टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। फिर उसके बाद एट द एंड आपकी जो है ना टेम्पलेट उसके अंदर कवर करवाना है, जिसमें हम ये देखेंगे ये चीज़ें जो है ना वो किस तरीके से वर्किंग फॉर्म के अंदर जो है वो आ रही हैं। तो प्रेजेंटेशन की तरफ हम आते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर आ जाएँगे। तो इसके ऊपर फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग द यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, यानी हम बात करें डेटाबेस से इंटरेक्शंस की, तो वो ये आपको नहीं करके देगा। यानी डेटाबेस से हमें कनेक्शन बनाना है, उस पे कोई ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग करनी है, उसमें कोई डेटा को गेट करना है, तो वो ये नहीं करके देगा। उसके लिए आप जो है node.js का यूज़ करें, वो हम ऑलरेडी जो है उसमें कवर कर चुके हैं। डेटाबेस कनेक्शन किस तरीके से होता है। या फिर इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ जो है ना वो कवर करवा दूँगा, तो उसमें हम ये होगा कि PHP माइस्क्ल के थ्रू जो है ना हम जेसन की सर्विसेज़ बनाएँगे, जिसके अंदर हम माइस्क्ल डेटाबेस को रिएक्ट पे कैसे यूज़ करते हैं, वो कवर करेंगे। तो वहाँ पर जो 2 लेयर्स हैं, आपके पास मॉडल और कंट्रोलर, ये दोनों जो है या तो आपके पास PHP के ऊपर मौजूद होंगे या फिर आपके पास जो है MongoDB डेटाबेस को यूज़ करते हैं node.js के ऊपर जो है ना। ठीक है नहीं? यहाँ पर जो हम बनाएँगे वो बनेगा सिर्फ़ व्यू, यानी कंट्रोलर और मॉडल जो है वो हमारे पास यूज़ होगा PHP का, PHP माइस्क्ल का, या node.js और MongoDB का। और फ्रंट एंड जो हम यूज़ करेंगे एज़ अ व्यू स्टेट्स
इसी वजह से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें ना कि रिएक्ट क्या है, तो अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग द यूजर इंटरफेसेस, यानी व्यूज बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब व्यू क्या करेगा? व्यू ये करेगा कि भाई जो जेसन वहां से डिलीवर हो रही है, जो कि हमने बनाई है उसके ऊपर PHP MySQL पे बनाई है या Node.js के ऊपर बनाई है, उसको हम वहां से जो उसका आउटपुट आएगा जेसन फॉर्म में, वो हम यहाँ पर किस तरीके से शो करेंगे, या फिर हमको यहाँ कोई ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, उसकी इंसर्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका यूजर इंटरफेस यहाँ बनेगा, यानी फॉर्म यहाँ बनाएंगे और फिर उसको हम वहां पर उसको बैक एंड यूज करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर हमें करना है। React.js library is useful for handling the relationship between the view state and changing the states. अब view states क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर view, यहाँ पर समझ लें आपके पेजेस है। view क्या है? यहाँ पर पेजेस हैं और पेजेस के अंदर जैसे लेट सपोज मेरे पास एक एंट्री फॉर्म बना हुआ है, तो एंट्री फॉर्म जो है वो हमारे पास उसकी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। वो स्टेट जो होंगी यानी उसका जो डाटा है, उसका जो डाटा होगा वो चेंज होगा, यानी हर एक बंदा अपनी प्रोफाइल बनाएगा तो वो या रजिस्ट्रेशन जो करेगा वो उसका डाटा डिफर होगा एक दूसरे से। स्टेट्स जो होती हैं वो चेंज हो सकती हैं। हाँ, अब हमारा काम ये होगा कि हमारे पास स्टेट का हमें रिकॉर्ड रखना है, वो हमारे लिए परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा। या फिर जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि हम अगर जो है ना एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक ह्यूज एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर वापस उसी पेज पे रिविजिट करते हैं तो हमें डेटाबेस से कॉल ना करना पड़े, तो उसके लिए भी वो बेटर होगा कि हम उसको वर्चुअल डॉम के अंदर जो है ना वो स्टेट्स को सेव कर दें। तो स्टेट्स की हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर कॉपीज बनाते हैं, ठीक है? स्टेट्स की यहाँ पर कॉपीज बनाते हैं। यही वजह है कि हाँ, यानी आप ये समझ लें व्यू जो है आपका पेज है, उसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो स्टेट है, और वो जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं इम्यूटेबल। यानी यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल के अंदर हम डाटा को डिस्कार्ड नहीं करते, ओवरराइट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं उसकी डिफरेंट कॉपीज बना रहे हैं और फिर उसको हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस के लिए और दूसरी जगहों पर सिंगल पेज एप्लीकेशन पर। स्टेट जो होती है वो इम्यूटेबल होती है और उसके अंदर हम चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इम्यूटेबल वर्क करती है और किस तरीके से वर्क करेगी। तो स्टेट रेफर टू द डाटा स्टोर्ड बाय द डिफरेंट व्यू that typically rely on the user is or what the user is doing. For example, when you sign in the website, maybe the user profile with the name address and so on. ठीक है? तो हर एक बंदा जो अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करता है उसकी प्रोफाइल जो है डिफरेंट होती है, स्टेट्स वही सेम, पेज वही है, उसका डिफरेंट डाटा आपके पास जनरेट हो रहा है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है? कंपोनेंट जो है वो हमारे पास सबसे स्मॉल यूनिट है एक रिएक्ट एप्लीकेशन का, ठीक है? उसके अंदर आपके पास एक मेन कंपोनेंट्स होता है। अब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट यहाँ पर जस्ट लाइक कंट्रोलर वर्क कर रहा है, ठीक है? और वो क्या कर रहा है, आपका व्यू जो है वो डिलीवर कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट जो होता है वो इस किस्म का होता है कि इसी के अंदर हम व्यू बना रहे होते हैं और उसको डिलीवर करने के लिए फिर जो है हम HTML का सहारा ले रहे होते हैं। और ये जो व्यू बन रहा होता है हमारे पास वो मल्टीपल कंपोनेंट से भी बन सकता है और मल्टीपल कंपोनेंट को कंबाइन करके भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? React is a library for building the UIs and the components are the key for the creating the UI in the React. तो हम यहाँ पर जो यूजर इंटरफेसेस बनाते हैं वो कंपोनेंट्स की मदद से बनाते हैं। अब कंपोनेंट जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं, यानी आप ये समझ लें कि एक जो व्यू हम बनाएंगे उसके अंदर बहुत छोटे-छोटे पार्ट होंगे, ठीक है? जिनको हम यूज करेंगे एज अ कंपोनेंट्स और फिर वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आपकी एक कंप्लीट एप्लीकेशन को जो है ना वो डेवलप कर रहे होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्रिएटिंग अ रीयूजेबल कंपोनेंट इज वर्क फॉर आर्ट। तो हम यहाँ पर इस किस्म के कंपोनेंट्स जो है वो डिजाइन करते हैं कि जो कि हमारे पास खाली एक एप्लीकेशन में इस्तेमाल ना हो, बल्कि हम कोई दूसरी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल हो। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक सर्चिंग पेज बना दिया, मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज बना दिया, मैंने एक लॉगिन पेज बना दिया, या फिर मैं एक फीडबैक का एक फॉर्म बना रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार इसकी जो बेसिक लॉजिक है वो सेम है,
में जो जेसन रिक्वायर्ड होंगी, जो एक सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सेम। तो मैं इसको इस किस्म का बनाऊँगा। हाँ, उसका जो लुक एंड फील है वो डिफरेंट होंगी। हमारे पास जब हम एक वेब एप्लीकेशन से दूसरी वेब एप्लीकेशन की तरफ हम जाएँगे, तो हम क्या करेंगे शॉपिंग कार्ट में लगा लिए। तो हम ये करेंगे कि वो सेम कंपोनेंट्स हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें, ठीक है? विद मिनिमम एफर्ट। तो ये हमारा आर्ट होगा कि वर्क ऑफ आर्ट होगा कि हम इस किस्म के कंपोनेंट्स जो है वो डिज़ाइन करें। हाँ भाई, बासित बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब पर्पसेस इसके बहुत सारे हैं। रिएक्ट हैज़ अ स्लिम एपीआई, रोबस्ट एंड इवॉल्विंग इकोसिस्टम एंड अ ग्रेट कम्युनिटी। ठीक है। अब इसके अंदर आपको फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको यहाँ पर ठीक-ठाक कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें आपको कोई मसला आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपको नेट पे इज़िली उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। कंपोनेंट्स को अमूमन हम 2 तरीके से सर्व करते हैं, टेम्पलेट्स एंड डिस्प्ले लॉजिक। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई डिस्प्ले लॉजिक है हमारे पास, कोई फॉर्म वगैरह में डिज़ाइन किया, कुछ और क्या है, उसको टेम्पलेट में किस तरह फिट करना है, तो किस तरीके से कॉल करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंपोनेंट की ज़िम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं, कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारी आपको फाइल्स यहाँ या फ़ोल्डर्स जो है ना, वो यहाँ नज़र आएँगी। जब आप यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर आपको मॉड्यूल का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, फिर पब्लिक का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, फिर सोर्स का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, उसमें काफ़ी सारी फाइलें आपको नज़र आ रही हैं। जैसे सीएसएस की है, जावास्क्रिप्टिंग की, ऐप.जेएस की फाइल है, इंडेक्स की फाइल है, ये सारी अभी हम देखेंगे। तो पैकेज लॉग जेसन की आपको एक फाइल नज़र आ रही है, ये क्या कर रही है, इसको भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे ये सब चीज़ें एक बात याद रखें कि हमने जो काम किया है, ये हमने खुद ये चीज़ें नहीं बनाई। ये लास्ट टाइम जब हमने इंस्टॉलेशन वगैरह की थी, उसमें तो ये सब सारी फाइलें क्रिएट हो गई हैं। ये जस्ट लाइक इस एमवीसी आर्किटेक्चर को हमने स्टडी किया था। तो पूरा फ़ोल्डर आपको मिल गया, उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो बनी बनाई मिल गई। आपने जस्ट यूज़ किया था और उनको तो यही हमें यहाँ पर देखना है, जैसे readme.md की फाइल है वो क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना वर्क कर रही है। ठीक है। अब इसमें वैसे तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारी readme.md के अंदर आपको कमांड सेट जो है ना, वो नज़र आ रहा है कि npm स्टार्ट को देखा था वो स्टार्टिंग के लिए यूज़ होती है। npm टेस्ट जो है ना वो टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। फिर उसके साथ आ रहा है इसमें readme के अंदर लिखी हुई है। npm रन बिल्ड जो है वो बिल्ड बनाने के लिए यूज़ होती है। ज़ाहिर-सी बात है ये जो हम एप्लीकेशन बनाएँगे इसकी एचटीएमएल फॉर्म बनेगी। ठीक है। जस्ट लाइक जावास्क्रिप्टिंग वो आपको कंपाइल करके दे देगा। फिर आप उसको किसी भी वो यूज़ कर सकते हैं एज़ एज़ एप्लीकेशन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट के इन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो कमांड है वो npm रन प्रोजेक्ट ये हम दे सकते हैं। यानी कि सारी कंसोल पे जो हम कमांड जो है वो रन कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है, इजेक्ट भी हम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो आपको इस एप्लीकेशन से जो है ना वो बाहर निकाल देगा और फिर ये आपको वंस कंप्लीशन होता है, फिर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, हम मान लो उस वक़्त उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कंपाइल फॉर्म आपको रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन इन तमाम चीज़ों की प्रेज़ेंटेशन में हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, किस चीज़ को वो कर रही हैं। तो readme.md सबसे पहले हम उसी को डिस्कस कर रहे थे, एक्सटेंशन लिंक द फाइल इज़ द markdown file. Mark is the lightweight markup language. ठीक है, इसके बारे में usually display the information about the content contained repository. ये आपके पास जितनी भी चीजें हैं कंटेंट से निकालेंगे उसके बारे में क्लियरी होती है। नोड मॉड्यूल आपके पास जितने भी मॉड्यूल वगैरह आपने क्रिएटेड ऐप के अंदर बनाए हैं यानी वो आपको मिले हैं सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। package.json या वगैरह दिस फाइल shows you a list of node packages, यानी जो पैकेजेस वगैरह आप यूज कर सकते हैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो कंपाइल फॉर्म के अंदर जो है वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर वो चीजें मौजूद होंगी और पैकेज.json के अंदर वो लिस्ट जो है वो आपके पास मौजूद होगी। तो git ignore this file display all the file effort that should not be added to your git repository when using the git। यानी अगर हम गिट को यूज कर रहे हैं तो उस वक्त जो है ना हम इसको ये
ऐड नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये ऑलरेडी जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं। पब्लिक का जो फोल्डर है, दिस फोल्डर होल्डर द डेवलपमेंट फाइल सच एज द पब्लिक इंडेक्स, द इंडेक्स इज डिस्प्ले, यानी आपके पास पब्लिक के अंदर आपके जो कंपाइल वर्जन होता है, यानी जो आउटपुट होता है वो आपको नजर आ रहा होता है, जो कि एंड यूजर को नजर आता है। बिल्ड क्या करता है, दिस फोल्डर इज क्रिएटेड व्हेन वी बिल्ड द प्रोजेक्ट फॉर द प्रोडक्शन, यानी जब हम इसको बिल्ड करेंगे और आप ये चाह रहे हैं कि एचटीएमएल फॉर्म के अंदर किस तरीके से नजर आएगा, यूजर से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, तो ये अब एचटीएमएल आपको डिलीवर करेगा। तो वो किस किस्म के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो हम पहले से ये है कि जो कमांड है इसको हम यूज करेंगे बिल्ड की, एंड रन बिल्ड, ये आपकी बिल्ड जो है ना वो क्रिएट करके दे देगा। तो ये जो बिल्ड क्रिएट होगी ये किस फोल्डर में आके बनेगी उसके बारे में हम यहाँ आपको बता रहे हैं। बिल्ड का फोल्डर एक बनाएगा जहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। manifest.json सर्विस वर्कर.js की फाइल की कर रही है, this file won't be used for the project, so you can ignore them for now। देखिए इसके अंदर हम लोग ये कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे कि हम जब कोई भी मल्टीपल फाइल को यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होंगे, तो वो आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करवाएंगे, या फिर आप इन शॉर्ट ये समझ लें कि अगर हम मल्टीपल पेजेस कॉल कर रहे हैं तो इस तरीके से कॉल होंगे, वो सारी चीजें हम मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन करेंगे और वहाँ पे इसको जो है यूज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी सी आगे की चीज है, इसके अलावा हम थोड़ा सा बेसिक चीज एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। app.js और हमारी एक फाइल है, इसके अलावा हमारे पास index.js एक फाइल है जो कर रहे होते हैं। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो app.js होता है। तो आप app.js को यूज कर रहे होते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसके अंदर हम कोई लोगो यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम कोई सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं या किसी और चीज को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपके फ्रंट एंड कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल होगी, तो वो यहाँ पर app.js। अब इन्होंने जो है एज अ फंक्शन इसको राइट किया हुआ है, तो आप जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंपोनेंट्स का वो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ फंक्शन और एज अ क्लास। तो अभी हम जो यूज करेंगे वो इस फाइल को, यानी आपकी जो app.js की फाइल है उसको रिप्लेस करेंगे एक क्लास से, जो कंपोनेंट की क्लास होगी जो कि हमारा मेन कंपोनेंट होगा। वो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, जो कि HTML फॉर्म को जावास्क्रिप्टिंग के अंदर कन्वर्ट करके इस तरह से डिजाइन करेगा डिलीवर हो सके, और फिर उसको जो है वो index.js को सप्लाई करेगा, और index.js जो है वो आपके पास इसकी HTML जहां पर बनाएगा, यानी पब्लिक फोल्डर के अंदर आपके पास index.html की एक फाइल बनेगी, और ये जो भी कुछ app.js कंपाइल करेगा या बनाएगा वो वाया index.js इसके रूट की डिफ के ऊपर अप्लाई होगा। यानी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, तीन चीजें हैं, एक है app.js, दूसरी है index.js और तीसरी है index.html। तो अमूमन हम इन दो फाइलों को अभी फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे। किस किस फाइल को नहीं छेड़ेंगे, index.html को नहीं छेड़ेंगे और index.js को नहीं छेड़ेंगे। अभी हम जो काम करेंगे वो app.js पे काम करेंगे। इसका फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो फ्लो है वो इस तरीके से है कि हमारे पास जो app.js जो है वो index.js को कॉल करेगी, और इसके अंदर जो भी कुछ हम इस रूट के डिफ के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे। तो ये जो कोड है ये थोड़ा सा पैथेटिक किस्म का है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, और फिर अभी थोड़ा सा आसान कोड देखेंगे। और उसके बाद यानी app.js जो चीज डिलीवर करेगा वो index.js से होता हुआ index.html पे इसका आउटपुट आएगा, और वो जहां हमने रूट का डिव है, यानी ये जो रूट का डिव है इस जगह पर ये आउटपुट
जो है वो आपके पास यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये हमने बिल्कुल छोटा सा कोड दिया ना, यहाँ पर राइट कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज आप देखिएगा कि अभी फिलहाल हमारे पास जो आउटपुट है वो ये चल रहा है, तो उसको हमें कंपाइल नहीं करना पड़ता। जैसे मैं इसको चेंज कर दूँ, मैंने क्या कंट्रोल यहाँ पर अब मैंने ये कोड चेंज कर दिया बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर है ना। मैं क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुझे ना एज अ फंक्शन जो है चीज़ों को डिलीवर करवाते हैं, लेकिन एज अ क्लास तो ये आपका मेन कंपोनेंट है ऐप परचेस। अब समझाना अगर आपको आसान है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो रिएक्ट और कंपोनेंट की लाइब्रेरीज हैं तो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्लास बनाई है ऐप की, जिसको एक्सटेंड इनहेरिट कर रहे हैं कंपोनेंट से। और उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमने एक रेंडर का फंक्शन यूज किया हुआ है, जो क्या करेगा कि यहाँ पर जो भी चीज बनाएगा उसको डिलीवर करेगा, आउटपुट फॉर्म के अंदर डिलीवर करेगा। कहाँ डिलीवर करेगा? एचटीएमएल की ये प्री डिफाइन, इसको हम चेंज नहीं करते। अभी फिलहाल जैसे वेलकम टू माय रिएक्ट, ये एक मैसेज है जिसकी क्लास में बनाई हुई है ऐप की, इसकी सीएसएस जो है यहाँ पर मौजूद है। सीएसएस के अंदर ऑलरेडी माइलेज जो कि इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर ये दिखा रहा है कि इसका टेक्स्ट जो है ना सेंटर हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ हम अप्लाई करना है, जैसे ऐप हेडर अपने अप्लाई करते हैं, इसको लेकर लिंक अप्लाई करना है, इसको लेकर कोई भी सीएसएस जो है ना जो नॉर्मल लिखी रहती है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वेलकम टू माय रिएक्ट, ये इसको शो करूंगा मैं, जस्ट को सेव करूंगा तो उसका आउटपुट जो है ना वो आपको वहां पर नजर आ जाएगा। ये देखिए वेलकम टू माय रिएक्ट, ये आपको अब आ गया। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, तो ये अभी हमने जस्ट ये स्टडी किया है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स का फ्लो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो कंपोनेंट्स आपके पास का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसके अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। और जैसा भी हमने डिस्कस किया कि हम कंपोनेंट इस किस्म के डिजाइन करते हैं जो कि रीयूजेबल, तो बाद में यूज किया जा सके, तो उसको भी अभी हम देखते हैं कि वो किस तरीके से अप्लाई होंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी बेसिक कुछ नॉलेज है प्रॉम्प्ट्स की और स्टेट्स की, वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हो। हाँ भाई, बात से बताओ, क्लियर है? क्लियर है सर। आगे चलते हैं। ये कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, स्टेट्स होती हैं और प्रॉपर्टीज। स्टेट अभी जैसे मैंने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि भाई जो आप ऐसा कंपोनेंट जैसे कोई आपने बनाएंगे, बेस का अलग बना देंगे, प्रोफाइल ये यूज हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कंपोनेंट स्टेट्स जो होती है वो चेंज होती है। जो कंपोनेंट स्टेट जो होती है वो इनविजिबल होती है, यानी कॉपीज हम बनाते हैं।
प्रॉपर्टीज इसके अंदर बनाएंगे जो कि हम एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा कंपोनेंट जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। तो म्यूचुअल और इम्यूचुअल की अगर हम बात करें तो ये दो चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं कि हमारे पास इम्यूचुअल है जिसके अंदर कॉपीज बनती हैं, और जो म्यूटेबल हमारे पास प्रॉप्स को कहते हैं या प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि हम इंटरेक्शंस के लिए यूज करते हैं, तो उसके अंदर वो जो होती है आप ओवरराइड कर दो, जैसे कोई कॉपी वगैरह हम नहीं, यानी अगर हम इसकी हम बात करें तो इसके अंदर इम्यूटेबल स्टेट्स के अंदर जो कि स्टेट्स में हम यूज करते हैं तो इस तरीके की कॉपीज बन रही होती है और आपके पास जो रिसेंट कॉपी होती है वो नजर आ रही है, जबकि आपके पास जो प्रॉप्स के अंदर डेटा यूज करते हैं तो वो म्यूटेबल डेटा सिस्टम होता है कि आपने वेरिएबल में डेटा स्टोर किया, अब आपने उसको राइट करके उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर कर दी, तो पुराना डेटा आपके पास नहीं होगा, तो इसी चीज को थोड़ा सा अभी हम देखते हैं कर रहा है। यहाँ पर देखें कि हमने एक क्लास बनाई है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ये हमारी मैसेज की क्लास कंपोनेंट्स, यानी ये आप ये समझ लें कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सब कंपोनेंट्स के तौर पे यूज होगा। जैसे हमने एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया मैसेज जो कि हमारी मेन एप्लीकेशन में, और इसके अंदर हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं टेक्स्ट, यानी जो मेन कंपोनेंट इसके अंदर जो टेक्स्ट पास करेगा वो इस जगह पर शो हो जाएगा। अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट रिएक्ट, हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरीज। दूसरा हमने क्या किया कि एक क्लास बनाई मैसेज की जिसको हम कंपोनेंट से एक्सटेंड करते हैं, और उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बना दी। ये प्रॉपर्टी के अंदर जो भी टैक्स आएगा, जो भी दूसरी क्लास जब इसका जो ऑब्जेक्ट बना के इसको पास करेगी वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो है इसकी क्या है प्रॉपर्टीज है, ये क्या होंगी, ये ओवरराइड होगा, और ये पूरा जो कंपोनेंट जहाँ पे यूज होगा वो एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट्स होगा उस कॉपी को। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास बन जाएगी जो कि हम बनाएंगे मैसेज डॉट टेक्स्ट जेएस के नाम से, जिसको जहाँ पे यूज करना होगा वहां पर हम क्या करेंगे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, यानी हम जैसे ऐप के अंदर यूज करेंगे करेंगे इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम मैसेज, जो हमारे पास मैसेज कंपोनेंट है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। फिर उसको हमें कॉल अगर करना है तो हमने जो अभी हार्डकोड टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे मैसेज टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो टू रिएक्ट वर्ल्ड। अब ये हेलो टू रिएक्ट वर्ल्ड जो है एक्चुअली कॉल करेगा इसको, इसको कॉल करेगा, और यहाँ पर आपके पास अब इसके हम डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस वगैरह अप्लाई करके देख लेंगे, जैसे हम आईडी हो जाए कि अच्छा ये मैसेज ही वो वाला शो हो रहा है, एक से ज्यादा भी हम उसको यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी हम उसको यूज कर सकते हैं, इस टाइप्स की होती है, यानी हमारे पास जो प्रॉम्प्ट्स हैं इसकी टाइप्स होती है, टाइप्स को देखेंगे कि किस तरीके से work करती है। फिर उसको हम मैंडेटरी भी कर सकते हैं कि अगर हम एक कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं सब कंपोनेंट्स, तो वो सब कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी होंगी, कौन कौन सी चीजें डिफॉल्ट होंगी, जब उसको हम कॉल करेंगे तो वो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट करेगा, अगर कोई वैल्यू उसको नहीं देती, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद देखेंगे आया वाला चीजें जो है ना, मैं आपको जैसे अभी जो इनिशियल फाइल हमने बनाई थी apps.js की, फिर उसके बाद जो message.js, और इसके अलावा ये जो चीजें मैं आपको नोट्स के अंदर हुई, तो आप क्या करना है message.js यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करेंगे, नाम क्रिएट करेंगे हम सोर्स के अंदर क्रिएट करेंगे, तो हम गए यहाँ पर हमने इसको न्यू फाइल दे दिया, मैसेज इसको कॉपी कर लेते हैं, ये रीयूजेबल कंपोनेंट की इसको हम बात कर रहे हैं वो हम बना हमने यहाँ पे ठीक है।
ये आपका एक कंपोनेंट बन गया। अब इसको कौन कॉल करेगा? अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास एक ही मेन कंपोनेंट होता है जो कि तमाम चीज़ें कॉल कर सकता है। अब वो सब कंपोनेंट पूरा पेज भी हो सकता है, वो कोई छोटा-सा पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा-सा पार्ट है, उसको कौन कॉल कर सकता है? इसको app.js ही कॉल कर सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो हमारे पास app.js का और ये मेन कंपोनेंट है आपका। खुद भी एक कंपोनेंट से हुआ हुआ है। अब इसके अंदर आप इसको कॉल करना चाहिए। कॉल करने के लिए आपने सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे। यहाँ हम गए और इसको हमने यहाँ जाके इंपोर्ट कर दिया मैसेज फ्रॉम मैसेज। और दूसरा मैं इस वेलकम टू रिएक्ट की जगह पर या वेलकम टू रिएक्ट भी लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल सी और यहाँ ये हेलो टू यानी तो इसका अपना मैसेज हो गया कि ये इसके अंदर डिफ कॉल करेगा और उसके थ्रू तो इसी तरीके से हम कोई अगर हम कोई बनाएंगे चल के फॉर्म बनाने को लॉगिन बनाने कोई ग्रिड मैंने बना लिया तो वो मेन कंपोनेंट पे कहाँ हमें कॉल करना यानी आप ये समझ लो कि ये आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन का वो पेज है जो कि एक सिंगल होता है इसमें चीजें बनती हैं और वो अलग अलग बनती हैं फिर उनको हम इस तरीके से जो है ना वो इंटरलिंक करते हैं यानी कि पूरी बिजनेस लॉजिक तो हम एक पेज पे नहीं लिख सकते कंपोनेंट फॉर्म में कॉलिंग मैकेनिज्म के अंदर जो है ना वो हम प्रॉम्प्ट्स करेंगे तो यहाँ पर ये जो चीज हम यूज कर रहे हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है ये जो प्रॉपर्टी है ये मैसेज डॉट जो है वो टेक्स्ट को पास हुई है और यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट कर दें ठीक है जी यहाँ तक क्लियर है यस सर, क्लियर है। मैं सेव करता हूँ उसको चला के देखते हैं तो ये देखिए इसने खुद ही शो करवा दिया क्योंकि ये ऑटो रिफ्रेश कर रहा हो तो पहले तो वैसे नहीं किया था लेकिन अब जो है ना वो उसको वो इजीली इसको यूज कर रहा है और उसके अंदर ये चीजें ठीक है जी तो आज इसको जो है ना वो हम यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट टाइम इसके अंदर इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इन चीजों को हम मजीद डिस्कस करेंगे ओके जी तो यहाँ तक इसको रखते हैं ठीक है इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई क्लियर है सर। नेक्स्ट क्लास यानी कल होगी फ्राइडे को तो उसके अंदर मजीद हम चीजों को देखेंगे मजीद कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे प्रॉपर्टीज को देखेंगे स्टेट्स को देखेंगे फिर इसी के अंदर हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे लॉगिन पेज बनाएंगे ग्रिड बनाएंगे फिर उसी में हम फिर उसको यूज करेंगे आपके पास जो है ना node.js की जो हमने जेसन बनाई है उसको भी हम यूज करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट एप्लीकेशन हम यानी कि कंपोनेंट्स के फॉर्म करने के लिए फिर जब हमें ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी तो उसको टेम्पलेट पे अप्लाई करके दे देंगे ठीक है तो यही सेम पैटर्न जो है ना हम जनरेट नेटिव के ऊपर भी करेंगे इसके अंदर ये होगा कि मुझे आपको शुरू से पढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना लर्न वंस एंड राइट एनीवेयर पे यहाँ तक रखते हैं इसको